जय हिंद दोस्तों। पढ़ाई 24x7 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्त, आज हम फिर से नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति का क्लास लेकर आए हैं। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि पूरा अच्छे से समझ में आया नहीं आया है नंबर सिस्टम। ठीक है, तो फिर से आज हम नंबर सिस्टम को एक बार समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्त, सबसे पहले हम लोग संख्या पद्धति में पढ़े थे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या में हम लोग देखे थे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो सारी संख्याएं थी उसको हम लोग प्राकृत संख्या बोले थे। यानी हम बोले थे कि गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो जो भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारी जो गिनती की संख्याएं हैं उसको हम लोग प्राकृत संख्या बोले थे। उसके बाद आया था पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में हम लोग देखे थे कि गिनती की संख्याओं में अगर हम जीरो लगा देते थे तो वो हमारा पूर्ण संख्या हो जाता। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे ही। तो यानी गिनती की संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं, और जो गिनती की संख्याएं हैं उसमें अगर हम जीरो लगा देते हैं उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि गिनती में तो हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जो भी बहुत सारे नंबर पढ़ते हैं, लेकिन आखिर यहाँ पे जीरो आया, यहाँ पे जीरो क्यों नहीं आया? देखिए, शुरू में जब प्रकृति अस्तित्व में आई थी ना, तो उस समय जीरो का आविष्कार नहीं हुआ था। ठीक है ना, उस समय ये सिर्फ 9 ही संकेत थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इन 9 संकेत को मिलाकर जो भी हम लोग संख्या बनाते हैं वो सारी संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या होती है। जैसे अगर हम 10 बोले तो ये प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि उस समय जीरो का आविष्कार नहीं हुआ था। आप लोग को पता होगा कि जीरो का आविष्कार बहुत बाद में हुआ था, जो कि आर्यभट्ट ने किया था। ठीक है ना, तो जो कि 10 क्या होगा? तो यहाँ पे इन 9 संकेतों में यहाँ पे जो है, यहाँ पे जीरो नहीं है, तो 10 क्या होगा? प्राकृत संख्या नहीं होगा। लेकिन 10 पूर्ण संख्या होगा, क्योंकि यहाँ पे जीरो, अगर गिनती की संख्याओं में अगर हम जीरो को शामिल कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या हो जाता है। अगर हम 15 बोले तो ये प्राकृत संख्या भी हो सकता है और पूर्ण संख्या दोनों हो सकता है। ठीक है ना। 20 का बात करें तो 20 क्या होगा? 20 पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन 20 प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें जीरो आ गया है। अगर जीरो रहेगा तो फिर वो प्राकृत संख्या नहीं होगा, और जीरो होगा तो वो पूर्ण संख्या होगा। ठीक है, तो अब कितना भी बड़ा नंबर होगा, जैसे 547 है, तो ये क्या हो जाएगा? प्राकृत संख्या भी होगा और पूर्ण संख्या भी होगा। लेकिन अगर यहाँ पे 500 हो जाएगा तो ये क्या होगा? सिर्फ पूर्ण संख्या होगा, ये प्राकृत संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, फिर इसको हम साफ करते हैं थोड़ा। अब हम लोग अगली संख्या पूर्णांक के बारे में समझते हैं। देखिए, पूर्णांक किसको कहते हैं? सभी धनात्मक संख्याएं एवं सभी ऋणात्मक संख्याएं में अगर हम जीरो को शामिल कर देते हैं तो वो मेरा पूर्णांक हो जाता है। जैसे अगर -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ये अनंत तक जाएगा। इधर भी -6 -7, इधर भी आगे तक जाएगा, इधर भी जितना आगे हम ले जा सकते हैं। तो देखिए क्या हो रहा है, इधर यहाँ तक क्या है? मेरा ऋणात्मक संख्या है, और यहाँ मेरा क्या है? धनात्मक संख्या है, और हम इसमें क्या कर दिए हैं? जीरो को शामिल कर दिए हैं। तो सभी ऋणात्मक संख्याएं सभी धनात्मक संख्याएं में अगर हम जीरो को शामिल कर देते हैं तो वो मेरा क्या होता है? पूर्णांक होता है। दोस्त, अगर हम आपसे पूछे कि -1 और -2 में बड़ा कौन होगा, तो आप लोग बोलेंगे -1 होगा। फिर अगर पूछे कि -5 और -4 में बड़ा कौन होगा, तो बोलेंगे कि आप लोग -4 होगा। लेकिन वही हम पूछे कि 1 और 2 में बड़ा कौन होगा, तो बोलेंगे 2 बड़ा होगा। तो आप लोग को ये समझना पड़ेगा कि आखिर -5 और -4 में -4 ही क्यों बड़ा है, और यहाँ पे 1 और 2 में 2 क्यों बड़ा? देखिए, हम लोग क्या होता है ना, बाएं से क्या होता है? दाएं तरफ चलते हैं ना, तो क्या होता है? संख्या का मान बढ़ते जाता है। जैसे
1 2 3 4, तो इधर जैसे ही दाएं की तरफ चल रहे हैं ना, तो मेरा संख्या का मान क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, ठीक है ना। और यहाँ अगर हम दाएं से बाएं आ रहे हैं तो मेरा क्या हो रहा है, संख्या का मान घटते जा रहा है। इसलिए -2 और -3 में -2 बड़ा होगा, -3 छोटा होगा, ठीक है। तो ये सारी संख्याएं यहाँ पे 10 20, यहाँ 15 बोले, फिर 50 बोले, ऐसा नहीं कि 2 ही अंक की संख्या होंगी, वो कितनी अंक की भी हम संख्या ले सकते हैं, ठीक है ना। 500 होगा, यहाँ 7 4 8 6 5, कुछ भी संख्या है जो निगेटिव हो, पॉजिटिव हो, और अगर जीरो भी हो, तो वो सारी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अगली संख्या, सम संख्या एवं विषम संख्या के बारे में देखते हैं। देखिए सम संख्या क्या है, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे हम लोग सम संख्या बोलते हैं, और वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे हम लोग विषम संख्या बोलते हैं। जैसे सम संख्या बोले तो मतलब 2 4 6 8 10 12, ऐसे ही ये सारी संख्या क्या है, 2 से पूर्णतः विभाजित है। और यहाँ पे विषम संख्या बोले तो 1 3 5 7 9 11 30, ये जो सारी संख्या है ये 2 से विभाजित नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विषम संख्या बोलेंगे। देखिए 2 से पूर्णतः विभाजित कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर इसमें 2 से भाग देते हैं तो मेरा शेषफल क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। जैसे 2 में 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, मेरा शेषफल 0 आएगा। 10 में 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, मेरा शेषफल क्या होगा, 0 आएगा। 12 में अगर 2 से भाग देते हैं तो मेरा शेषफल क्या आएगा, 0 होगा। तो ये सारी संख्याएं जो होगी वो क्या होगी, सम संख्या होगी। लेकिन अगर इस सारी संख्याओं में अगर हम 2 से भाग देंगे तो मेरा शेषफल 0 नहीं आएगा। तो ये जो विषम संख्याएं होती है वो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, और जो सम संख्याएं होती हैं वो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, ठीक है। अब देखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे तो 1 अंक 2 अंक की संख्याएं हैं, तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सम संख्या है कौन विषम संख्या है। लेकिन अगर कोई बड़ा डिजिट हो जैसे 7 4 8 5 2, अगर इसको पहचानना होगा कि ये सम संख्या है या विषम संख्या है तो कैसे पहचानेंगे। तो देखिए जिस संख्या के अंत में ना 2 0 2 4 6 8 रहता है तो वो सारी संख्याएं ना सम संख्याएं होती है, ठीक है। और जिस संख्या के अंत में यहाँ 1 3 5 7 9 रहता है ना, वो सारी संख्याएं विषम संख्याएं होती है। यानी कहने का मतलब 0 2 4 6 और 8 रहेगा, तो ये सारी संख्याएं मेरा क्या होंगी, सम संख्याएं होंगी। और इसको छोड़कर कोई भी संख्या बोले या फिर बोले 1 3 5 7 9, तो वो सारी संख्याएं मेरी क्या होगी, विषम संख्याएं होंगी, ठीक है। अगर कोई पूछे कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो सबसे छोटी सम संख्या 2 है, और सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 है, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो फिर इसे साफ करते हैं। चलिए अगली संख्या की तरफ हम लोग चलते हैं। अगली संख्या है भाज्य संख्या एवं अभाज्य संख्या। देखिए भाज्य संख्या किसको कहते हैं, वैसी संख्या जिसमें एक स्वयं और किसी अन्य संख्या से भाग लग जाए उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। जिसमें एक स्वयं और किसी अन्य संख्या से भाग लग जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। और वैसी संख्या जिसमें एक और सिर्फ स्वयं से भाग लगे उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे भाज्य संख्या मान लीजिए कि संख्या जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब चलिए देखिए इसको छोड़ते हैं, ठीक है ना। जैसे 2 लेते हैं तो ये संख्या 1 से भी विभाजित है, ठीक है। और ये सिर्फ 2 अपने स्वयं से विभाजित है, तो ये संख्याएं क्या होगी, ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं होगी, ठीक है। फिर क्या है, 3 है, तो ये भी संख्या क्या है, 1 है, और क्या है, स्वयं से विभाजित है, तो ये भी क्या होगी, अभाज्य संख्या होंगी। लेकिन अगर हम 4 को लेते हैं तो ये संख्या क्या होगी, 1 से भी विभाजित होगी, स्वयं से विभाजित होगी, और इसके अलावा ये 2 से भी विभाजित होगी। तो हम लोग क्या बोले थे कि 1 से विभाजित होना चाहिए,
स्वयं से विभाजित होना चाहिए और किसी अन्य संख्या से विभाजित होना चाहिए, तो उसको हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे इसमें क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारी संख्या होंगी। इसमें क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या में 5 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, फिर 11 हो जाएगा। देखिए ये जो सारी संख्या है ना, इसमें एक और स्वयं से ही भाग लगेगा। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, इसमें आप भाग देकर देखेंगे तो सिर्फ एक और स्वयं से ही भाग लगेगा। लेकिन ये संख्या है एक स्वयं और इसके अलावा भी अन्य संख्या से भी विभाजित है। देखिए अगर सबसे छोटी भाज्य संख्या का बात करें तो वो होगा 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो वो होगा 2। ठीक है ना। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए हम अब अगली संख्या की तरफ समझते हैं। अगली संख्या है सह अभाज्य संख्या। देखिए सह अभाज्य संख्या क्या है, वैसी संख्याएं, वैसी दो संख्याएं जिनका मौसा एक हो उसे हम लोग सह अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी दो संख्याएं जिसका मौसा एक हो उसे हम लोग सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3, 5 ले ले, ठीक है ना, और 5, 7 ले ले, ठीक है, फिर 7, 11 ले ले। तो ये जो सारी संख्याएं हैं इसका मौसा एक आएगा। ठीक है ना। तो इसका और इसका ये जो सारी संख्याएं हैं ये मेरी क्या होंगी, सह अभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है। चलिए अब हम लोग परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में समझेंगे। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है। देखिए परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाए जहां p और q पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। यानी p/q के रूप में लिखा होना चाहिए और p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। फिर वैसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जाए उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं जहां q नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है ना। अब देखिए जैसे 10/3 ये क्या है, एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसे हम p/q के रूप में लिखे हैं। ये सिंपल सा p/q के कहने का मतलब है ना अंश बटा हर, अंश बटा हर। यानी जिस संख्या को हम लोग अंश बटा हर के रूप में लिख देंगे उसे हम लोग परिमेय संख्या बोलेंगे। जिसे अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे 10/3 ये क्या है, इसको यहाँ पे p का मान क्या हो जाएगा, 10, q का मान 3, यानी इसको हम लोग अंश बटा हर के रूप में लिख दिए तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। 5/7 बोले या सिर्फ 5 बोले तो इसके हर में कुछ नहीं है तो मतलब क्या है, 5/1 है। यानी ये सारी संख्याएं क्या होगी, ये सब परिमेय संख्या होंगी। जैसे 22/7 है, ये क्या होगी, परिमेय संख्या होंगी। और अपरिमेय संख्याएं जैसे √2। अब जैसे आप बोलेंगे कि इसको तो √2/1 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन हम क्या बोले हैं कि p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक बोलने का मतलब या तो वो धनात्मक संख्या होना चाहिए या ऋणात्मक संख्या होना चाहिए या 0 होना चाहिए, उसी को पूर्णांक बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे √2 क्या है, ये ना धनात्मक तो है लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। ठीक है ना। अब देखिए √2 का वैल्यू होता है ना 1.73, सॉरी √2 का वैल्यू होता है 1.414, ऐसे ही आगे बढ़ते जाता है। ठीक है ना। फिर अगर √3 बोले तो इसका वैल्यू 1.732 और भी आगे ये बढ़ते जाएगा। ठीक है ना। तो ये जो सारी संख्या है ना ये क्या है, अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या है, पूर्णांक नहीं है। ठीक है ना। देखिए एक नोट करने वाला बात है कि पाई मेरा क्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 क्या है, मेरा परिमेय संख्या है।
22/7 मेरा क्या है, परिमेय संख्या है, और पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। आप बोलेंगे कि पाई बराबर तो होता है 22/7, फिर पाई अपरिमेय संख्या क्यों हो गया और 22/7 परिमेय संख्या क्यों हो गया? देखिए ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ये जो पाई बराबर 22/7 लिखते हैं ना, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, मतलब लगभग लगभग 22/7 होता है, ठीक है ना। एग्जैक्ट वैल्यू इसका कुछ और होता है, ठीक है। इसलिए पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, और 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो जिस संख्या को p/q के रूप में लिखें, और क्या p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है, और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो उसको q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। और फिर p/q के रूप में नहीं लिखें और q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। जैसे अगर हम 5/0 लिखते हैं तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे q का मान क्या हो गया, 0 हो गया। अगर यहाँ पे क्या बोल रहा है, q नॉट इक्वल टू 0, और 5/0 होता है ना, अपरिभाषित बोलते हैं इसको, अपरिभाषित, मतलब इसका कोई परिभाषा नहीं है। अगर इसको बोले तो अनडिफाइंड बोलेंगे, ठीक है ना। देखिए 0/5 लिखे ना, तो ये इसका मान 0 होता है, ठीक है ना। अंश में 0 रहेगा तो ये 0 होगा, लेकिन अगर हर में 0 आएगा ना तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप लोग को आशा करते हैं कि ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको साफ करते हैं हम। चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं शांत, अशांत और अशांत आवर्ती क्या है, ठीक है ना। शांत, अशांत आवर्ती और अशांत। देखिए इसको अच्छे से समझिएगा लोग। जिसे हम लोग लिखते हैं ना 10/5, ठीक है। अब 10 में हम लोग 5 से भाग देते हैं, 5 दूना 10, ये कट जा रहा है, यानी यहाँ पे क्या होगा, 2। यानी जो पूरा पूरा कट जाए ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शांत बोलेंगे। जैसे हम लोग मान लो कि 15 में हम 2 से भाग देते हैं, तो यहाँ पे कितना होगा, 7, 14 होगा, फिर 1 होगा, फिर यहाँ पे दशमलव देंगे तो यहाँ पे 0 होगा, फिर क्या होगा, 2 × 5 = 10। यानी ये कट जा रहा है पूरा पूरा। यानी अगर हम लोग 15/2 लिखे तो क्या होगा, 7.5 होगा। यानी जो संख्या पूरा पूरा कट जाएगा ना, ये नहीं मतलब है कि ये दशमलव में आ रहा है या क्या आ रहा है, मतलब वो पूरा पूरा फाइनली क्या होना चाहिए, कट जाना चाहिए। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शांत बोलेंगे। अब देखिए अशांत में क्या होगा, जैसे हम लेते हैं ना 10/3। अब हम लोग 10 में 3 से भाग देते हैं, 3 मरतबे कटेगा, ठीक है ना, 1 होगा, फिर अगर दशमलव देंगे तो 0 होगा, फिर 3 होगा, फिर 9 होगा, 1 होगा, फिर यहाँ पे 0 होगा, फिर यहाँ पे 3 होगा, फिर 9, 1 होगा, फिर यहाँ पे एक 0 देंगे, फिर 3, 9, 1। मतलब इसको हम लोग ना कटाते जाएंगे ना तो 3.3333 आएगा, ये खत्म ही नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब इसके आगे भी भाग देते जाएंगे ना तो ये भाग कभी खत्म ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अशांत आवर्ती बोलेंगे। मतलब 10/3 बराबर क्या होगा, 3.333, और यहाँ पे रेकरिंग दे देते हैं, मतलब ये आगे भी बढ़ते जाएगा। यानी ये क्या है, अशांत है। आवर्ती मतलब क्या होना, दोहराना, उसी चीज को बार बार दोहराना, उसी को क्या बोलते हैं, आवर्ती बोलते हैं। मतलब ये भाग कभी खत्म ही नहीं होगा, और क्या होगा, ये बार बार दोहराते रहेगा, ठीक है। तो इसी को क्या बोलेंगे, अशांत आवर्ती बोलेंगे। अशांत का एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे √2, इसका वैल्यू होता है ना 1.414236। ऐसे ही ये आगे बढ़ते जाएगा ना, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, ये देखिए यहाँ पे ये रिपीट कर रहा है, जैसे ये 3333 रिपीट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये क्या हो रहा है ना, रिपीट नहीं कर रहा है। इसको और भी आगे जाते जाएगा ना, लेकिन इसका भाग कभी खत्म ही नहीं होगा, और भी आगे जाते जाएगा, कभी मतलब पूरा कटेगा नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अशांत होगी। इसी तरह √3 का वैल्यू निकालेंगे तो भी 1.713, ऐसे ही आगे ये बढ़ते जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी संख्या क्या होगी, अशांत होगी, ठीक है। और यहाँ पे जैसे 3.3333 ऐसे आगे जा रहा है, तो ये क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा, क्योंकि इसमें 33 क्या हो रहा है, मेरा रिपीट कर रहा है, ठीक है।
तो चलिए आज समझ रहे हैं कि आप लोग को शांत, अशांत और अशांत आवर्ती समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नोट्स पॉइंट को देख लेते हैं। देखिए कह रहा है ना कि परिमेय संख्या में अगर हम परिमेय संख्या को जोड़ेंगे ना तो वो परिमेय संख्या होगा, और परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे ना तो वो अपरिमेय संख्या होगा। जैसे 4 परिमेय संख्या और 4 परिमेय संख्या है, तो इसको जोड़ेंगे तो 8, ये क्या होगा, ये परिमेय संख्या होगा। ठीक है ना। और फिर हम 4 और √2 जोड़ेंगे ना तो ये क्या होगा, 4 + √2 ही होगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है ना। देखिए ये परिमेय संख्या क्या है, मतलब अगर बोले तो ये अच्छा आदमी है और क्या है, ये बुरा आदमी है। ठीक है ना। तो अगर बुरा आदमी के साथ में रहिएगा ना तो ये बुरा ही असर पड़ेगा। ठीक है, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। ठीक है ना। अब देखिए एक संख्या आता है ना वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को ना अगर हम मिला दिया जाता है ना तो उसको हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को ना सम्मिलित रूप से हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आज ये सारी बातें आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आई होप ये सारी बातें आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए अगर कोई भी दिक्कत है तो, ताकि हम उसको अगले वीडियो में सुधार कर सकें। तो हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।